नमस्ते दोस्तों, एजुकेशन अनलॉक्ड के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसे बड़े रिफॉर्म की जिसने पूरे हायर एजुकेशन सेक्टर में हलचल मचा दी है। आज हम चर्चा करेंगे हायर एजुकेशन रेगुलेशन पर, जिसे इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इम्प्लीमेंटेशन में लाया जाएगा। जी रिया, ये कोई मामूली रिफॉर्म नहीं है। हम बात कर रहे हैं हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया HECI बिल 2025 की, जो कि इंडियन हायर एजुकेशन में एक लैंडमार्क रेगुलेटरी ट्रांसफॉर्मेशन लाने वाला है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसे पार्लियामेंट्स विंटर सेशन 2025 में टेबल करने का प्रस्ताव दिया है। वाओ, लैंडमार्क ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन ये HECI बिल करता क्या है बायोकेम गुरु सर? ये सीधे तौर पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के विजन को इम्प्लीमेंट करता है। इसका मुख्य लक्ष्य एक यूनिफाइड, ट्रांसपेरेंट और आउटकम फोकस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क स्थापित करना है। ये बिल पुरानी फ्रैगमेंटेड रेगुलेटरी स्ट्रक्चर को बदलने की कोशिश कर रहा है। फ्रैगमेंटेड स्ट्रक्चर से आपका मतलब क्या है? क्या ये किसी पुरानी फंडिंग और रेगुलेटरी एजेंसीज को बदल रहा है? बिल्कुल, ये यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन UGC, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE और नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन NCTE जैसी संस्थाओं को एक सिंगल स्पेशलाइज्ड अथॉरिटी से बदल देगा। HECI एक कॉम्पैक्ट बॉडी ऑफ एमिनेंट एक्सपर्ट्स के रूप में काम करेगा। एक ही संस्था सबको संभालेगी, लेकिन क्या इससे पावर कॉन्सेंट्रेशन ही हो जाएगी? देखिए, 2018 का जो ड्राफ्ट था उसमें ये डर था, पर 2025 वर्जन में इस पर ध्यान दिया गया है। ये फंक्शनल सेपरेशन पर जोर देता है ताकि कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट कम हो और स्पेशलाइजेशन बढ़े। ये 4 इंडिपेंडेंट येट कोऑर्डिनेटेड वर्टिकल्स के माध्यम से काम करेगा। 4 वर्टिकल्स? क्या ये मेडिकल और लीगल एजुकेशन भी इसमें शामिल है? नहीं, HECI के जुरिस्डिक्शन से मेडिकल और लीगल एजुकेशन को बाहर रखा गया है। उनके लिए अलग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स बने रहेंगे। बाकी सब हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को ये 4 वर्टिकल संभालेंगे। चलिए उन वर्टिकल्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहला कौन सा है? पहला है नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल NHERC। ये हमारा रेगुलेटरी वर्टिकल है। और इसके क्या काम है? NHERC का काम है इंस्टीट्यूशनल लाइसेंसिंग, कंप्लायंस मॉनिटरिंग और गवर्नेंस स्टैंडर्ड सेट करना। ये हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को रिकॉग्निशन देता है और उनके लिए ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स और एफिलिएशन स्टैंडर्ड्स तय करता है। इसका मकसद है लाइट बट टाइट रेगुलेशन लागू करना, यानी ऑटोनॉमी के साथ अकाउंटेबिलिटी भी हो। ऑटोनॉमी और अकाउंटेबिलिटी का ये संतुलन महत्वपूर्ण है। दूसरा वर्टिकल क्या है? दूसरा है नेशनल अक्रेडिटेशन काउंसिल NAC। ये क्वालिटी एश्योरेंस के लिए एक मॉडर्नाइज्ड अप्रोच है। अक्रेडिटेशन ये कैसे काम करेगा? क्या ये पुरानी एपिसोडिक इंस्पेक्शंस की तरह होगा? नहीं, ये पुरानी एपिसोडिक इंस्पेक्शन से हटकर कॉन्टिन्यूअस डेटा ड्रिवन इवैल्यूएशन पर केंद्रित है। NAC सभी रेगुलेटेड इंस्टीट्यूशंस के लिए अक्रेडिटिंग अथॉरिटी है। ये एकेडमिक आउटकम्स का मूल्यांकन पारदर्शी क्राइटेरिया बेस्ड असेसमेंट्स के माध्यम से करता है। तो अक्रेडिटेशन किस आधार पर मिलेगा? सिर्फ अच्छे नंबर लाने पर? नहीं, NAC नए अक्रेडिटेशन फ्रेमवर्क्स को इम्प्लीमेंट करता है जो आउटकम मैट्रिक्स को प्राथमिकता देते हैं, जैसे एम्प्लॉयबिलिटी, रिसर्च इम्पैक्ट और कम्युनिटी इंगेजमेंट। संस्थाओं को वन टाइम इवैल्यूएशंस के बजाय कंटिन्यूअस क्वालिटी मॉनिटरिंग से गुजरना होगा। अक्रेडिटेशन परफॉर्मेंस के आधार पर ही इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी लेवल्स तय किए जाएंगे। ये बहुत अच्छा है। तीसरे वर्टिकल के बारे में बताइए, जो एकेडमिक स्टैंडर्ड सेट करता है। वो है जनरल एजुकेशन काउंसिल GEC। ये एकेडमिक स्टैंडर्ड्स वर्टिकल है जो करिकुलम फ्रेमवर्क्स और लर्निंग आउटकम स्टैंडर्ड्स स्थापित करता है, साथ ही पेडागोजिकल इनोवेशन को बढ़ावा देता है। यानी ये तय करेगा कि स्टूडेंट्स क्या सीखेंगे और कैसे सीखेंगे। सही कहा। GEC सभी डिसिप्लिन्स के कोर्सेज के लिए लर्निंग आउटकम्स फ्रेम करता है, टीचिंग और रिसर्च क्वालिटी के लिए स्टैंडर्ड्स तय करता है और ईयरली एकेडमिक परफॉर्मेंस मापने के लिए इवैल्यूएशन प्रोसीजर सेट करता है। ये नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क NHQF भी विकसित करता है। ये क्या मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोचेस को भी बढ़ावा देगा? जी हाँ, GEC मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोचेस और इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन टीचिंग को बढ़ावा देता है। ये नेशनल क्रेडिटिंग फ्रेमवर्क NCRF और एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स ABC के साथ अलाइनमेंट को भी प्रोत्साहित करता है। अब आखिरी चौथा वर्टिकल, मुझे लगता है ये फंडिंग से संबंधित होगा। बिल्कुल, ये है हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल HEGC। हालांकि 2025 बिल में एक्चुअल फंडिंग पावर्स सरकार के पास डेडिकेटेड एजेंसीज के माध्यम से रहेंगे। HEGC की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो HEGC क्या करेगा? ये फाइनेंशियल सपोर्ट और स्कॉलरशिप्स के लिए मैकेनिज्म्स की रिकमेंडेशन करता है। ये परफॉर्मेंस बेस्ड फंडिंग एलोकेशन पर सलाह देता है, ये इंश्योर करते हुए कि फंडिंग मेरिट बेस्ड, ट्रांसपेरेंट और परफॉर्मेंस लिंक्ड हो। ये अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ANRF जैसी सरकारी फंडिंग एजेंसीज के साथ समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेशन करता है। क्या ये रिसर्च कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए भी कोई स्कीम चलाता है? हाँ,
ये पार्टनरशिप फॉर एक्सेलरेटेड इनोवेशन एंड रिसर्च पेयर स्कीम को बढ़ावा देता है, जिसका उद्देश्य रिसर्च कैपेसिटी बिल्डिंग है। आपने पहले इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी की बात की थी, क्या ये बिल इंस्टीट्यूशंस को और ज्यादा पावर देता है? हाँ, ये बिल ग्रेडेड ऑटोनॉमी फ्रेमवर्क पेश करता है जो डायरेक्टली अक्रेडिटेशन परफॉर्मेंस से जुड़ा है। ये इंस्टीट्यूशंस को इंडिपेंडेंट सेल्फ गवर्निंग बॉडीज के रूप में काम करने का अधिकार देता है। यानी जो इंस्टीट्यूशन जितना अच्छा परफॉर्म करेगा उसे उतनी ज्यादा ऑटोनॉमी मिलेगी। सही समझा आपने। हाई परफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशंस को ग्रेडेड ऑटोनॉमी मिलती है, जैसे वो नए एकेडमिक प्रोग्राम्स इंडिपेंडेंटली लॉन्च कर सकते हैं, प्रोलॉन्ग्ड अप्रूवल्स के बिना इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस कर सकते हैं और अपने इंस्टीट्यूशनल फाइनेंसेस को रिड्यूस्ड ओवरसाइट के साथ मैनेज कर सकते हैं। ये फंक्शनल इंडिपेंडेंस और क्वालिटी अकाउंटेबिलिटी के बीच संतुलन बनाए रखता है। आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का उपयोग कितना जरूरी है? क्या इस बिल में टेक्नोलॉजी ड्रिवन गवर्नेंस पर जोर दिया गया है? हाँ, सेक्शन 7 में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपेरेंसी पर जोर दिया गया है। बिल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से ह्यूमन इंटरफेस को कम करने पर जोर देता है। संस्थाओं को की पैरामीटर्स पर पब्लिक सेल्फ डिस्क्लोजर करनी होगी। और इससे फायदा क्या होगा? ये रेगुलेटरी फंक्शंस में कन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट को दूर करने में मदद करता है। टेक्नोलॉजी एनेबल्ड कंटिन्यूअस क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम्स और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से अप्रूवल्स और कंप्लायंस स्ट्रीमलाइन होते हैं। गवर्नेंस के मामले में क्या स्टेट सरकारों या अन्य स्टेक होल्डर्स को शामिल किया गया है? हाँ, ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और इंक्लूसिव रिप्रेजेंटेशन पर जोर देता है। बिल स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल्स को फेडरल कोऑर्डिनेशन के लिए इंटीग्रेट करता है। और रिप्रेजेंटेशन में किन का ध्यान रखा गया है? रिप्रेजेंटेशन मैकेनिज्म्स ये इंश्योर करते हैं कि वुमेन, दलित्स, आदिवासीज, ओबीसीज, माइनॉरिटीज और पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज शामिल हो, साथ ही एकेडमिक एक्सपर्ट्स और प्रैक्टिशनर्स भी। अपॉइंटमेंट प्रोसेसेस और डिसीजन मेकिंग में ट्रांसपेरेंसी भी जरूरी है। अब क्योंकि आप एक बायोकेमिस्ट हैं, तो ये बताइए कि HECI बिल 2025 साइंस एजुकेशन को कैसे बेहतर बनाएगा? ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। HECI बिल 2025 रिसर्च को साइंस सहित सभी डिसिप्लिन्स में एक सेंट्रल प्रायोरिटी के रूप में रखता है। पहला बदलाव है इनहैंस्ड रिसर्च कल्चर एंड प्रायोरिटाइजेशन। वो कैसे? क्या फंडिंग में बदलाव आएगा? बिल्कुल। परफॉर्मेंस बेस्ड फंडिंग मैकेनिज्म्स उन यूनिवर्सिटीज को प्रायोरिटाइज करेंगे जो रिसर्च सेंटर्स, इनोवेशन लैब्स और इंक्यूबेशन हब्स में इन्वेस्ट करते हैं। HECI की रिकमेंडेशंस ये इंश्योर करेंगी कि साइंस डिपार्टमेंट्स को लेबोरेटरी डेवलपमेंट और रिसर्च इनिशिएटिव्स के लिए एडिक्वेट रिसोर्सेज मिले। और एक्रेडिटेशन में रिसर्च का क्या महत्व होगा? एक्रेडिटेशन लिंक्ड रिसर्च मैट्रिक्स बहुत महत्वपूर्ण है। साइंस इंस्टीट्यूशंस जिन्हें पीयर रिव्यूड पब्लिकेशंस, पेटेंट जनरेशन, रिसर्च कोलैबोरेशन विद इंडस्ट्री और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ सहयोग जैसे रिसर्च आउटपुट्स दिखाने होंगे, उन्हें हायर एक्रेडिटेशन रेटिंग्स मिलेंगी। यानी रिसर्च सीधा फंडिंग और ऑटोनॉमी से जुड़ गया। इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन का क्या होगा? NEP 2020 के तहत मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज MERUs को बढ़ावा दिया गया है। साइंस डिपार्टमेंट्स को क्रॉस डिसिप्लिनरी अप्रोच अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जैसे बायोलॉजी प्लस इंजीनियरिंग फॉर बायोटेक्नोलॉजी इनोवेशन या केमिस्ट्री प्लस एनवायरमेंटल साइंसेज फॉर सस्टेनेबिलिटी सॉल्यूशंस। ये हार्वर्ड और MIT जैसे ग्लोबल रिसर्च इकोसिस्टम्स की तरह है। करिकुलम में क्या बदलाव आएगा? क्या साइंस कोर्सेज अभी भी केवल एग्जाम सेंट्रिक रहेंगे? नहीं, जनरल एजुकेशन काउंसिल साइंस करिकुलम को रिजिड एग्जाम सेंट्रिक फॉर्मेट्स से बदलकर आउटकम बेस्ड प्रैक्टिकली ओरिएंटेड फ्रेमवर्क्स में बदल देगा। ये करिकुलर फ्लेक्सिबिलिटी और मॉडर्न पेडागोजी को बढ़ावा देगा। कुछ उदाहरण दे सकते हैं? जरूर। अब फ्लेक्सिबल क्रेडिट बेस्ड कोर्सेज होंगे जहां स्टूडेंट्स साइंस को ह्यूमैनिटीज या वोकेशनल स्किल्स के साथ मिला सकते हैं। पैसिव थ्योरेटिकल लर्निंग की जगह एक्सपीरियंशियल और इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग पर जोर होगा, जैसे लेबोरेटरी वर्क एंड हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट्स। साथ ही साइंस करिकुलम क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग पर भी जोर देगा, जो क्लाइमेट चेंज जैसी चुनौतियों के लिए आवश्यक हैं। और टीचर्स के लिए, क्या उनके लिए भी क्वालिटी एनहांसमेंट के लिए कुछ है? हाँ, टीचर कैपेसिटी बिल्डिंग पर जोर दिया गया है। GEC साइंस एजुकेटर्स के लिए स्ट्रिक्ट फैकल्टी क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड सेट करेगा। शिक्षकों के लिए कॉन्टिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट और ट्रेनिंग इन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज मैंडेट की जाएंगी। क्या रिसर्च करने वाले टीचर्स को अलग से रिकॉग्निशन मिलेगी? बिल्कुल। परफॉर्मेंस बेस्ड ऑटोनॉमी और फंडिंग उन साइंस फैकल्टी को रिवॉर्ड करेगी जो हाई इंपैक्ट जर्नल्स में पब्लिश करते हैं, एक्सटर्नल रिसर्च ग्रांट सिक्योर करते हैं और इंडस्ट्री कोलैबोरेशंस एस्टैब्लिश करते हैं। लैबोरेटरीज और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंडिंग कैसे सुनिश्चित होगी? HEGC फ्रेमवर्क के तहत परफॉर्मेंस लिंक फंडिंग मैकेनिज्म्स उन साइंस इंस्टीट्यूशंस को प्राथमिकता देंगे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर फोकस करते हैं।
इसका मतलब है मॉडर्न लेबोरेटरी इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंटेशन और डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए प्रेफरेंशियल फंडिंग एलोकेशन। क्या ये बिल इनोवेशन और स्टार्टअप्स को भी सपोर्ट करता है? हाँ, ये बिल इंस्टीट्यूशंस इनोवेशन काउंसिल IIC इनिशिएटिव का समर्थन करता है। साइंस स्टूडेंट्स और फैकल्टी को प्रोटोटाइप्स डेवलप करने, इनोवेशन चैलेंजेस में पार्टिसिपेट करने और इंडस्ट्री पार्टनर्स के साथ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स पर कोलैबोरेट करने के लिए इनकरेज किया जाता है। ग्लोबल रिकॉग्निशन के लिए क्या प्रावधान है? HECI का ट्रांसपेरेंट मेरिट बेस्ड एक्रेडिटेशन भारतीय साइंस एजुकेशन की ग्लोबल क्रेडिबिलिटी बढ़ाएगा। हाई परफॉर्मिंग साइंस इंस्टीट्यूशंस को वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज के साथ रिसर्च प्रोजेक्ट्स और फैकल्टी और स्टूडेंट एक्सचेंज के लिए पार्टनर करने का मौका मिलेगा। क्या ये ग्लोबल रैंकिंग से भी जुड़ा है? जी हाँ, रिवैम्प्ड NIRF 2.0 यानी नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क सीधा HECI एक्रेडिटेशन से लिंक होगा। ये रैंकिंग अब रिसर्च इम्पैक्ट, इनोवेशन आउटपुट और इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस जैसे पैरामीटर्स को शामिल करेगी, जिससे साइंस इंस्टीट्यूशंस को क्वालिटी बढ़ाने का इंसेंटिव मिलेगा। आखिर में इक्विटी और एक्सेस के बारे में क्या ये साइंस एजुकेशन को सभी के लिए सुलभ बनाएगा? NEP 2020 का इंक्लूसिविटी पर जोर, जो HECI के गवर्नेंस फ्रेमवर्क के माध्यम से लागू होता है, साइंस एजुकेशन एक्सेस का विस्तार करेगा। HECI स्ट्रक्चर्स में विमेन, दलित्स, आदिवासीज, माइनॉरिटीज और पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के रिप्रेजेंटेशन से ये इंश्योर होगा कि पॉलिसीज इक्विटी गैप्स को एड्रेस करें। और फंडिंग If you want more such content, please like and subscribe this podcast. और फंडिंग में इक्विटी कैसे सुनिश्चित होगी? HEGC फंडिंग मेरिट बेस्ड रिवॉर्ड्स को बेसलाइन इक्विटी फंडिंग के साथ संतुलित करेगा। इसका मतलब है कि रूरल और डिसएडवांटेज्ड इंस्टीट्यूशंस को लेबोरेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सपोर्ट और फैकल्टी रिक्रूटमेंट इंसेंटिव्स मिलेंगे। साथ ही मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम जैसी मल्टीडिसिप्लिनरी फ्लेक्सिबिलिटी स्टेम एजुकेशन तक पहुंच बढ़ाती है। तो HECI का अंतिम लक्ष्य क्या है? इसका अंतिम लक्ष्य है इंस्टीट्यूशनल कल्चर को डिग्रीज प्रोडक्शन से बदलकर रिसर्च ड्रिवन इनोवेशन की ओर ले जाना। NAC कंटिन्यूअस परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के माध्यम से रिसर्च आउटपुट्स की निगरानी करेगा, जिससे संस्थाएं कंप्लेसेंट ना हो। साइंस इंस्टीट्यूशंस जो कोलैबोरेट करते हैं उन्हें हायर एक्रेडिटेशन रेटिंग्स, ग्रेटर ऑटोनॉमी और गवर्नमेंट रिसर्च फंडिंग तक बेहतर पहुंच मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद बायोकेम गुरु सर। HECI बिल 2025 वास्तव में इंडियन हायर एजुकेशन के लिए एक ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेप है। हम आशा करते हैं कि ये साइंस एजुकेशन में एक नई रिसर्च कल्चर लाएगा। धन्यवाद रिया, ये निश्चित रूप से क्वालिटी और ऑटोनॉमी का एक नया अध्याय है। दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। If you want more such content, please like and subscribe this podcast.